नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आर एस ट्यूटोरियल में। मैं हूं राजेंद्र साहू और आप सबके बीच लेकर आया हूं एक नया वीडियो, जो कि हम भोजन से संबंधित वीडियो है। इस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि हमारे जीवन में भोजन का क्या महत्व है, भोजन हम क्यों लेते हैं और भोजन में ऐसे कौन कौन से तत्व या अवयव होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और जिनके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का संचयन होता है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, भोजन क्या है। बहुत ही साधारण शब्द है भोजन। जैसा कि आप सब लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के साथ साथ भोजन के बारे में भी काफ़ी हद तक जानते होंगे कि भोजन हम क्यों करते हैं, भोजन हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। तो हम चलते हैं, भोजन की डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे। भोजन क्या है? व्हाट इज़ फूड? ऐसा कोई भी पदार्थ जो शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल अथवा प्रोटीन से बना हो। मतलब ऐसा पदार्थ जो शर्करा, वसा, जल अथवा प्रोटीन से बना हो और जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सके। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड़ पौधे ही ग्रहण करें। जीव जगत में सभी जीवधारियों के लिए, पेड़ पौधे हों या मानव हो, सभी के लिए उसे भोजन कहते हैं। और ये भोजन जीव न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन बिताने के लिए करते हैं। मतलब भोजन ऐसा नहीं कि सिर्फ जीवित करने के लिए मनुष्य करता है। जीव न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन बिताने के लिए भोजन करते हैं। भोजन में अनेक ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर का विकास करते हैं, उसे स्वस्थ रखते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं। भोजन में जो ऊर्जा होती है, जो त्वरित ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। भोजन में ऊर्जा का त्वरित स्रोत है। मतलब भोजन लेने के बाद हमको ऊर्जा की प्राप्ति बहुत ही जल्दी हो जाती है। भोजन प्रत्येक मानव जीव जंतु के लिए आवश्यक है, ये तो हम जान ही गए। अब आगे देखते हैं, भोजन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। जी हाँ, भोजन किस किस प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार के जीव हैं जो भोजन को अपने अपने रूप में ग्रहण करते हैं। जैसा कि हम लोग देखेंगे, हमारा पहला पॉइंट है शाकाहारी। मतलब ऐसे जंतु जो केवल पौधों छोटे छोटे पौधे या बड़े पेड़ों को खाते हैं, पादपों को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। शाक मतलब हरा भरा, जो हरे भरे दिखते हैं पेड़ पौधे, उनको खाने वाले शाकाहारी। मतलब शाक को खाने वाले। जो जंतु पौधों और पादपों को खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय और भैंस, हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे इस बारे में। हमारा दूसरा पॉइंट है मांसाहारी। मांसाहारी जो जंतु केवल दूसरे जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। मतलब मांस का आहार भोजन करने वाले जंतुओं को मांसाहारी कहते हैं। और मांसाहारी में कौन कौन से जंतु आते हैं? जैसे शेर, मेंढक, छिपकली इत्यादि। हमारा तीसरा और अंतिम पॉइंट है सर्वाहारी। ऐसे जंतु या जो जंतु अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। सर्व धन आहार मतलब सभी का आहार करने वाले। चाहे शाकाहारी भोजन मिले तो भी प्राप्त करें खाएंगे और मांसाहारी मिले तो भी उससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे। मतलब ऐसे जंतु जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का भोजन करते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य और कौवा इत्यादि आते हैं। चलिए और आगे और देखते हैं भोजन से संबंधित कुछ और पॉइंट्स। अब भोजन में अवयव व घटक होते कौन कौन से हैं ये भी हम जान लेते हैं। भाई, हम भोजन ग्रहण किया, भोजन से ऊर्जा मिली, तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि भोजन में कौन कौन से तत्व थे जिनको हमने ग्रहण किया और उनसे क्या क्या हमको प्राप्त हुआ। हमारा पहला पॉइंट कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा नंबर प्रोटीन,
चौथा विटामिन, पाँचवा जल, छठवां खनिज लवण। मतलब भोजन में ही मुख्य रूप से 6 प्रकार के अवयव होते हैं। इन्हीं से मिलकर एक बैलेंस डाइट, एक डाइट का निर्माण होता है, भोजन का निर्माण होता है, जिसको हम रोज़ ग्रहण करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, वसा क्या होती हैं, प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है, जल और खनिज क्या है। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा वीडियो में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, मतलब पहले हम समझेंगे कार्बोहाइड्रेट है क्या। कार्बोहाइड्रेट, जिसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो समझेंगे कार्बन और हाइड्रेट, मतलब कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के जो अवयव बनेंगे वो कार्बोहाइड्रेट प्रकार के होंगे। और इन कार्बोहाइड्रेटों का हमारे भोजन में क्या उपयोग है। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है वो सबसे जल्दी होती है। अब हम समझें कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि पॉइंट में ऊपर लिखा हुआ है। नंबर 1 मोनोसेकेराइड, नंबर 2 ओलिगोसेकेराइड और नंबर 3 पॉलीसेकेराइड। तो हम समझेंगे मोनोसेकेराइड, इस सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये जल में विलेय होते हैं, जैसे ग्लूकोज, पेंटोज जो शर्करा होती हैं वो मोनोसेकेराइड हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है ओलिगोसेकेराइड। देखेंगे कि ओलिगोसेकेराइड क्या है। ओलिगोसेकेराइड जो है वो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज इत्यादि जो शर्करा हैं वो ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत आती हैं। और हमारा जो तीसरा पॉइंट है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड इसके अंतर्गत पॉली मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक बहुलकीकरण के द्वारा, पॉली मतलब अधिक से अधिक, 2 से ज़्यादा जो उसमें कार्बन के अणु आपस में मिलकर के बॉन्ड बनाएंगे, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे जिसमें 2 से ज़्यादा हों, मिलकर के बने हों, उनको पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। इसके अंतर्गत स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन इत्यादि तत्व आते हैं। तत्व क्या कहें, ये कार्बोहाइड्रेट प्रकार की वसा हैं और इनमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन, ये बहुत जटिल शर्करा होती है और इस शर्करा का पाचन बहुत जल्दी नहीं होता है। आगे हम देखेंगे वसा के प्रकार। जी हाँ, वसा, फैट, जो हमारे शरीर में, जो हम लोग कहते हैं कि फैट हो गई है शरीर में, हल्का जो शरीर की जो हमारी स्किन के अंदर जो लेयर होती है वो वसा की होती है। तो हम लोग समझेंगे थोड़ा वसा के बारे में। वसा क्या होती है। वसा जो हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी लेयर होती है जिसके द्वारा हम शरीर की विभिन्न प्रकार की, जैसे चोटें होती हैं, तापमान सहन करने की क्षमता है, वो वसा के माध्यम से ही आती है। और ये वसा हमारे शरीर में स्थायी रूप से रहती है और ये जल्दी इसका पाचन नहीं होता है। वसा 2 प्रकार की, जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया। वसा ग्लिसरॉल जो एक प्रकार के OH समूह के होते हैं तत्व, वसा के ही रूप हैं, वो वसा इन्हीं से मिलकर के बनी होती है। वसा संतृप्त और असंतृप्त के अलावा हम दूसरे रूप में समझ सकते हैं कि जंतु और वनस्पति वसा। जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसा को जंतु वसा बोलेंगे और वनस्पतियों से प्राप्त होने वाली वसा को वनस्पति वसा। इसी को हम संतृप्त और असंतृप्त वसा के रूप में समझते हैं। जैसे संतृप्त वसा, ऐसी वसा जो एक निश्चित ताप पर जिसकी जमती नहीं है, मतलब ऐसी वसा जो एक निश्चित ताप पर जमती नहीं है उसको संतृप्त वसा बोलते हैं। और दूसरे प्रकार की जो असंतृप्त वसा है, ऐसी वसा जो एक निश्चित ताप के बाद पिघलती है। असंतृप्त मतलब एक निश्चित ताप में ये हमेशा वैसी ही रहती है, मतलब ये जमती नहीं है। सॉरी, ऊपर जो पॉइंट मैंने बताया उसमें संतृप्त वसा ऐसी वसा जो एक निश्चित ताप पर अपनी एक अवस्था में रहती है, लेकिन जो असंतृप्त वसा है ये हमेशा द्रव अवस्था में रहती हैं, ये जमती नहीं है। और संतृप्त वसा जम जाती है। असंतृप्त वसा जो जमती नहीं है, जैसा कि हम लोग खाना बनाने में वनस्पति तेल इसका प्रयोग करते हैं, यह असंतृप्त वसा के अंतर्गत आता है। हमारा अगला पॉइंट है
विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील। विटामिन होते क्या हैं, इनके बारे में समझेंगे। जो विटामिन होते हैं हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने के लिए विटामिन कार्य करता है। विटामिन से हमारे शरीर में प्रतिरोध क्षमता बनती है और हम बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। जल में घुलनशील विटामिन हमारा पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है वसा में घुलनशील। दो प्रकार की विटामिन हमारे शरीर में होती हैं और उनमें से कुछ विटामिन ऐसी होती हैं जिनको हम बाहर से ग्रहण करते हैं, जैसे कि विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में होती है। एक है कि नग्न मात्रा में सूर्य के प्रकाश से प्राप्त की जाती हैं, और विटामिन्स जो होती हैं ज़्यादातर हमारे शरीर में ही रहती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो बाहर बनती हैं। तो हम लोग समझते हैं विटामिन्स के बारे में। हमारा विटामिन ए, ये विटामिन के प्रकार हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और वसा में भी घुलनशील होते हैं। तो हम लोग देखेंगे जल और वसा में घुलनशील दोनों विटामिन्स के बारे में, उनके जंतु वैज्ञानिक नाम और उनसे होने वाली बीमारियां। विटामिन ए, इसको हम रेटिनॉल बोलते हैं, विज्ञान की भाषा में इसको रेटिनॉल बोला जाता है। इसमें आँखों जो रतौंधी रोग होता है, देखने में प्रॉब्लम होती है, इससे रतौंधी रोग होता है। और इसके स्रोत होते हैं गाजर, धनिया की पत्ती इत्यादि विटामिन ए के स्रोत हैं, और ये बहुत अच्छे स्रोत हैं। हमारा दूसरा विटामिन है विटामिन B1, जिसको हम लोग थायमीन बोलते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, और शरीर में ऐसे जैसे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, भूख नहीं लगेगी इत्यादि समस्याएं आ जाएंगी। विटामिन B3 ऐसे विटामिन B3 है, इसके द्वारा हमारे शरीर में जैसे जो विटामिन बी है इसके कम्प्लेक्स हैं B1, B3, B5, B7 और B12, ये सब बी से ही संबंधित है। बेरी टाइप के ही रोग होंगे इससे। ऐसे ही विटामिन B5 है, विटामिन B7 है, और सबसे महत्वपूर्ण जो विटामिन है बी का कम्प्लेक्स और B12 है, इसका नाम है साइनोकोबालेमिन। और ये B12 जो है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इससे हमारे शरीर में जो विटामिन B12 है, इससे हमारे शरीर में जो खून की कमी हो जाती है, कोबाल्ट जो रहता है इसमें विटामिन में तत्व के रूप में कार्य करता है। हमारा अगला विटामिन है विटामिन सी, इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसको हम लोग देखेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड होता है और एक खट्टे फल होते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है हमारा विटामिन डी, इसका वैज्ञानिक नाम है डी मतलब कैल्शियम, कैल्सीफेरॉल। आंवला और जैसे कि आंवला हुआ, सूर्य के प्रकाश इत्यादि में विटामिन डी प्राप्ति होती है, और इससे रोग क्या होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, रिकेट्स बोलते हैं जिसको। विटामिन ई टोकोफेरोल, इसको सुंदरता का विटामिन, और विटामिन ई की कमी से ही वाष्पन आदि रोग हो जाते हैं। विटामिन के फ्लेवोनोन इसका नाम है, और इसकी कमी से हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का जमता है, इसी विटामिन के की वजह से जमता है, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो अभी हम लोगों ने देखा विटामिन, अब हम आगे देखते हैं जो भोजन हम करते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार जैसा कि नाम से ही आप जब जान रहे होंगे, संतुलित मतलब एक संतुलन में ऐसा आहार जिसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल और खनिज लवण इत्यादि जो हमने अभी पोषक तत्व पढ़े इस शरीर में विद्यमान रहेंगे। तो इसकी मात्रा से शरीर में जो हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे उसको संतुलित भोजन बोलेंगे, संतुलित आहार बोलेंगे। एक बार फिर समझेंगे, संतुलित आहार उस आहार को कहते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में मानव शरीर के लिए पोषक तत्व विद्यमान हो और जो शरीर और दिमाग के बीच
संतुलन बनाए रख सके। मतलब ऐसा भोजन जिससे हमारे शरीर का जो ऊर्जा की प्राप्ति है किस स्तर तक होना है, इससे एक निश्चित कैलोरी प्राप्त होगी और हम स्वस्थ रहेंगे। इसकी दूसरी डेफिनेशन है, हम लोग देखेंगे, हर व्यक्ति अपनी आयु, लिंग, काम की दशा आदि के अनुसार अपने भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल करे। मतलब जैसे एक छोटा बच्चा है उसको कितनी मात्रा में भोजन चाहिए, एक पुरुष है उसको कितने कैलोरी भोजन चाहिए, महिला है उसको कितने कैलोरी भोजन चाहिए, और काम की दशा मतलब आप कौन सा काम करते हैं, ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, कम मेहनत का काम करते हैं, उसी हिसाब से आपके शरीर के लिए कैलोरी, एक ऊष्मा जो ऊर्जा की मात्रा होती है एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। तो इसी से संतुलित आहार डिफाइन कर रहा है, कह रहा है कि हर व्यक्ति अपनी आयु, लिंग, काम की दशा आदि के अनुसार अपने भोजन में सभी आवश्यक तत्व शामिल करे। मनुष्य की इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। जिससे होता है मनुष्य की आवश्यकताएं की जिससे पूर्ति होती है, ऐसे भोजन को बैलेंस्ड फूड कहते हैं। ये थी हमारे संतुलित आहार की परिभाषा, और संतुलित आहार के बारे में हम लोगों ने समझा। और हम लोग यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वस्थ जो आदमी रहता है उसके लिए संतुलित आहार बहुत आवश्यक है। इससे व्यक्ति के शरीर और दिमाग का जो संतुलन है वो बना रहता है, ऊर्जा की हमारे शरीर में मात्रा हमेशा बनी रहती है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, खाद्य पदार्थों का संरक्षण। हमने भोजन खा लिया, अब भोजन खाया कैसे, क्योंकि हम कुछ लाए, खाद्य पदार्थ लाएंगे, सब्जियां लाएंगे, इन सब से मिलकर भोजन बनेगा। और जब भोजन बनेगा, भोजन का भी परिरक्षण करना है, भोजन से पूर्व जो खाद्य पदार्थ हैं उनका भी परिरक्षण करेंगे, संरक्षण करेंगे, तभी तो वो सुरक्षित रहेंगे और उनका हम आगे उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग पहला पॉइंट है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने या तत्व विकरण के लिए गर्म करना। जैसे हम लोग सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने के लिए या उनको गर्म करने के लिए, भाई जैसे किसी चीज़ को जीवाणुओं से रहित करना है तो उसको गर्म करना पड़ेगा, एक निश्चित ताप के बाद वो लोग वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। जैम या जेली बनाकर, जैसे फलों को उनको काफ़ी समय तक रखना है, सुरक्षित रखना है, तो उनका उपयोग करना है, तो जैम या जेली बना करके उनका संरक्षण किया जा सकता है। विषाक्त अवरोध, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग, सिरका या शराब। जैसे हमने देखा होगा कि बहुत से लोग अचार रखते हैं, शराब है जैसे हम लोग गन्ने के रस से प्राप्त करते हैं, तो ये खाद्य पदार्थ है, इनका संरक्षण किया जा सकता है। सिरका में रख करके हम लोग अचार को और भी चीज़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। निर्जलीकरण, सुखाना, मतलब जैसे हम लोग अचार रखते हैं और भी चीज़ें जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, उसको धूप में रख करके सुखाया जाएगा, जिससे आगे भविष्य में उनका प्रयोग किया जा सके। और अंतिम पॉइंट है कम ताप निष्क्रियता, जैसे प्रशीतन। हम लोग जैसे सब्जियां होती हैं, फल फूल और मिठाइयाँ, जो भी चीज़ हैं जो जल्दी ख़राब होने वाली होती हैं, उनको कम ताप पर रखते हैं, जिससे वो ज़्यादा दिन तक चल सकें और उनका आगे आने वाले समय में प्रयोग कर सकें। आगे देखते हैं हमारा अगला पॉइंट, और इसी संरक्षण का एक सबसे अंतिम पॉइंट था पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण में हम लोग देखेंगे कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भोज्य पदार्थ को खास तापमान पर निर्धारित समय के लिए गर्म करने के तुरंत बाद ठंडा कर लिया जाता है, जिससे इसमें मौजूद सभी सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके चलते इसे लंबे समय तक संरक्षित रखना संभव हो जाता है। मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थों को खास तापमान पर निर्धारित समय के लिए गर्म करने के तुरंत बाद ठंडा कर लिया जाता है। अभी पाश्चुरीकरण होता कैसे है, इसमें क्या होता है कि जैसे पहले गर्म किया, गर्म करने के बाद एकाएक तुरंत ठंडी चीज़ में रख दिया, जिससे वो जो चीज़ है, जो सामग्री है, उसको ज़्यादा समय तक संरक्षित करके रखा जा सके। जैसे दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है, ऐसे दूध को गर्म किया जाएगा और गर्म करने के बाद तुरंत इसको ठंडा कर देंगे, जिसमें 71.7 डिग्री सी तापमान पर 30 सेकंड तक दूध को गर्म कर लेंगे, और गर्म करने के बाद उनको तुरंत ठंडा कर देंगे, और ठंडा करने के बाद उनको पैकेटों में भर दिया जाता है,
जो हम लोग दूध पैकेटों में प्राप्त करते हैं, इसी पाश्चुकरण के द्वारा दूध हम लोगों को लंबे समय तक सुरक्षित मिलता है। वीडियो में बस इतना ही। भोजन में हम लोगों ने जितने भी पॉइंट देखे, आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो? हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।